नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। आज हम पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। हमारा प्रश्न है 23 जून 1757 को हुए प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में यह प्रश्न पूछा गया है। यानी प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नवाब के सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। याद रखना, ब्रिटिश शासन की नींव प्लासी का युद्ध से रखी गई थी। किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गए थे? ये यूपीएससी आरपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। तो ये था बक्सर का युद्ध। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। किस युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम, सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, की संयुक्त सेना को हराया। तीनों को एक साथ हराया था अंग्रेजों ने, मीर कासिम को, सुजाउद्दौला को और शाह आलम द्वितीय को। इसके बाद 1765 की इलाहाबाद की संधि से कंपनी को दीवानी अधिकार मिले थे। कहाँ के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? हैदराबाद था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? यह है हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने 1798 में सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय राज्यों के खर्च पर ब्रिटिश सेना को बनाए रखना और फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करना था। लॉर्ड डलहौजी की व्युत्पत्ति के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले किस रियासत का विलय किया गया था? जो डलहौजी की हड़प नीति भी कहते हैं, व्युत्पत्ति सिद्धांत भी है ये। तो इसके तहत सबसे पहली जो रियासत थी वो थी सतारा। 1848 में सतारा को इस आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया कि वहां के शासक का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी पुत्र नहीं था। इसके बाद जेतपुर, संबलपुर और झांसी का विलय हुआ था। तो सबसे पहले 1848 में सतारा को मिलाया गया था। भारत में स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। यह आरपीसी लेक्चरर में प्रश्न पूछा गया है। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया गया और राजस्व की दर हमेशा के लिए तय कर दी गई। धन का निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने। धन का निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया कि कैसे भारतीय धन को ब्रिटिश भेजा जा रहा है, जिसमें भारत गरीब हो रहा है। इसे अनिष्टों का अनिष्ट भी कहा गया। रेतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। रेतवाड़ी जो व्यवस्था है वो सबसे मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्रों में लागू की गई? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था में सीधा समझौता रेत किसान से किया गया था। इसमें किसान को भूमि का स्वामी माना गया था। ये रेतवाड़ी में याद रखना, भूमि का स्वामी किसे माना गया है? रेत को। ये रेत यानी किसान को माना गया है। प्लीज मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मालवाड़ी व्यवस्था के तहत राजस्व संग्रह की इकाई किसे माना गया था? तो महाल का मतलब यहाँ था पूरा गांव या महल। महल या गांव एक ही बात है। तो मालवाड़ी व्यवस्था इसकी इकाई किसे माना गया? पूरा गांव या महल। ये थी होल्ट मैगजीन द्वारा उत्तर भारत यानी पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांत में यह व्यवस्था लागू की गई, जहां पूरे गांव महल को सामूहिक रूप से राजस्व देने हेतु जिम्मेदार बनाया गया था। तो ये जो महलवाड़ी है वो है होल्ट मैकेंजी की। वारेन हेस्टिंग्स की घेरे की नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था?
ये था अपने राज्यों की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना। यानी वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, घेरे की नीति अपनाई थी। यानी अपने चारों तरफ क्या बना लो, भारतीय राजाओं का घेरा बना लो। इसमें अंग्रेजों ने अपने पड़ोसी राज्यों जैसे अवध की रक्षा के लिए जिम्मेदारी ली, ताकि शत्रु मराठा अफगान सीधे कंपनी क्षेत्रों तक न पहुंचे सके। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था हेक्टर मुनरो ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, हेक्टर मुनरो ने किया। बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टि से प्लासी से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने वास्तविक सैन्य शक्ति का परिचय दिया, 3 प्रमुख शक्तियों को हराया था। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर किस रियासत का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था, तो अवध। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर, यानी यहां पर शासन है वो अच्छा नहीं चलाया जा रहा, ये किस रियासत के लिए था, अवध के लिए। 1856 में वाजिद अली शाह द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय किया गया। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण रहा था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त किया जाता था। उसे क्या कहते थे, तो उसे रेजिडेंट कहते थे। क्या कहते थे, रेजिडेंट। रेजिडेंट राजा के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करता था, जिससे राज्य की संप्रभुता धीरे धीरे समाप्त हो जाती थी। 1765 की इलाहाबाद संधि किन के बीच हुई थी, तो ये हुई थी क्लाइव और शुजाउद्दौला या शाह आलम द्वितीय के बीच में। इस संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया था। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारत में विउद्योगीकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मुख्य कारण क्या था, ब्रिटिश मशीनी उत्पादों का सस्ता होना और भेदभावपूर्ण कर नीति होना। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण भारत से कच्चा माल ले जाया गया, वहां से तैयार माल भारत में डंप किया गया, जिससे भारत के हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए थे, क्योंकि वहाँ मशीनों द्वारा जो कपड़ा वगैरह तैयार होता था उसमें इनके खर्चा कम आता था, तो उनका जो सस्ते रेट पर एक वो जो टैक्स है ना वो कम लगाते थे, तो और भारतीय कपड़े पर टैक्स ज़्यादा लगाते थे, तो भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो रहे थे। स्थायी बंदोबस्त में सरकार का हिस्सा कितना तय किया गया था, तो ये किया गया था वसूले गए राजस्व का 10/11 भाग। स्थायी बंदोबस्त में कितना किया गया, 10/11 भाग। इसमें 10/11 भाग कंपनी का और 1/11 भाग जमींदार का तय किया गया था। ब्लैक होल त्रासदी, ब्लैक होल जो ट्रेजेडी है कि घटना किस युद्ध का तात्कालिक कारण बनी थी, प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण यही था। सिराजुद्दौला द्वारा फोर्ट विलियम पर कब्जे के दौरान 146 अंग्रेजों के कोठरी में कैद करने की खबर हलवेल द्वारा प्रचारित ने अंग्रेजों को युद्ध के लिए उकसाया था। अब यह सच था या झूठ ये पता नहीं, होलवेल था ना, इसने इसका प्रचार किया था अंग्रेज ने। सहायक संधि की शर्तों में क्या शामिल नहीं था, यानी सहायक संधि में क्या शामिल नहीं था, राज्यों को अपनी विदेशी नीति अंग्रेजों को सौंपनी होगी, राज्य में एक ब्रिटिश सेना रहेगी, राज्य का शासक किसी अन्य यूरोपीय को सेवा में नहीं रखेगा, अंग्रेजों को राज्य का आंतरिक शासन चलाना होगा। देखो सहायक संधि में शर्त में ये शामिल नहीं था अंग्रेजों को राज्य का आंतरिक शासन, वैसे आंतरिक हस्तक्षेप करते थे परंतु संधि की शर्तों में शामिल नहीं था। सहायक संधि में अंग्रेज आंतरिक शासन में हस्तक्षेप न करने का दावा करते थे, हालांकि व्यवहार में हस्तक्षेप करते थे। व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भारत के किस वायसराय या गवर्नर जनरल को ने वापस लिया था, लॉर्ड कैनिंग ने। यानी व्यपगत का सिद्धांत था उसको वापस किसने लिया था, 1857 के विद्रोह के बाद 1858 की महारानी घोषणा के बाद गोद लेने के अधिकार को वापस मान्यता दी गई, इस सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग याद रखना। ब्रिटिश काल में होम चार्जेज किसका हिस्सा थे, यानी ब्रिटिश लोग हैं वो होम चार्जेज भी लेते थे। तो बाहर से धन निष्कासन का एक ही रूप था, सचिव का कार्यालय खर्च था, यानी जो भारत चलाने के लिए, भारत सरकार चलाने के लिए ब्रिटिश में जो इनका कार्यालय था, सचिव कार्यालय, उसका खर्चा जो ब्रिटेन के लोग अपने से लेते थे भारत से, उसको क्या कहते हैं, होम चार्जेज कहते हैं। लंदन में भारत सचिव के कार्यालय का खर्च, ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, भारत के लिए लिए गए ऋण का ब्याज होम चार्जेज कहलाता था। सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून का संबंध किस भू राजस्व व्यवस्था से था, तो ये था स्थायी बंदोबस्त से।
यदि जमींदार निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक राजस्व जमा नहीं कराता तो उसकी जिम्मेदारी नीलाम कर दी जाती थी। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का कठपुतली नवाब बनाया था? तो मीर जाफर को। मीर जाफर को उसकी गद्दारी के इनाम में नवाब बनाया गया, लेकिन वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के हाथ में रही। सहायक संधि स्वीकार करने वाला राजपूताना का पहला राज्य कौन सा था? तो भरतपुर था। 1803 में भरतपुर के रणजीत सिंह ने सबसे पहले सहायक संधि की थी। विस्तृत संधि है ना, वो 1817-18 में हेस्टिंग्स के समय हुई थी। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध में 1764 में शाह आलम द्वितीय थॉमस मुनरो ने रेतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व की दर शुरुआत में कितनी रखी थी? तो ये उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक के रखी थी। यद्यपि किसान सीधा मालिक था, लेकिन राजस्व की अत्यधिक दर के कारण किसानों का शोषण जारी रहा। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई वाणिज्यिक फसल यानी कमर्शियल क्रॉप नीति का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा था? खाद्यान्न की कमी और अकाल यानी वाणिज्यिक फसल ज़्यादा उत्पादित करने के कारण खाद्यान्न की कमी आ गई और अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। अंग्रेजों ने जबरन नील, कपास और अफीम जैसी नकदी फसलें उगवाई, जिससे अनाज की कमी हो गई और बार बार अकाल पड़े थे। अब है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। आर्थिक प्रभाव यानी किस संधि के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या हो गया? बंगाल में जो द्वैध शासन चल रहा था वो समाप्त हो गया। आरपीसी ये फर्स्ट ग्रेड 2014 में प्रश्न पूछा गया है। वारेन हेस्टिंग्स से 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर बंगाल का प्रशासन सीधे कंपनी के हाथों में ले लिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1901 में। ये देखो किसकी थी, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कब प्रकाशित हुई थी। यूपीएससी 2011 में प्रश्न आया है। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। अंग्रेजों ने रेतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास प्रेसिडेंसी के किस जिले में सबसे पहले परीक्षण के तौर पर लागू किया था? तो बारामहल जिले में सबसे पहले लागू किया था। अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में तमिलनाडु के बारामहल जिले में सबसे पहले आजमाया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मराठा पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। 1802 में बसिन की संधि के माध्यम से बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी। डलहौजी ने किस आधार पर झांसी का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था? तो उत्तराधिकारों के अभाव में व्यक्तिगत का सिद्धांत था ना। डलहौजी ने किस आधार पर झांसी का विलय, आपको पता ही है झांसी का विलय यानी रानी लक्ष्मीबाई के कोई पुत्र नहीं था और गोद लिया था, इसलिए तो ये व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंदर ही आएगा, उत्तराधिकार के अभाव में ना। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकार मानने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया था। प्लीज़ मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप सुझाव भी जरूर दें। किसी प्रकार का आपको कोई यदि सुझाव आपके पास है तो कमेंट जरूर करें। स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार और जमींदार के बीच समझौते में राजस्व की दर कितने वर्षों तक के लिए तय की गई थी? हमेशा के लिए तय कर दी गई थी। इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मांग हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई थी। मालवाड़ी व्यवस्था भारत के कुल ब्रिटिश क्षेत्र के कितने प्रतिशत हिस्से पर लागू थी? तो ये 30% हिस्से पर लागू थी। मालवाड़ी कितने पर थी? 30% पर। स्थायी बंदोबस्त 19%, रेतवाड़ी है वो 51% और मालवाड़ी है वो 30%। स्थायी 19, रेतवाड़ी 51 और मालवाड़ी 30। बक्सर का युद्ध समाप्त होने के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर को। युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो 1849 में। पंजाब का विलय हुआ था 1849 में। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के बाद लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का विलय कर दिया था। डलहौजी ने किया था, याद रखना, 1849 में। ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित तिनकठिया प्रथा का संबंध किस क्षेत्र से था? ये चंपारण, बिहार से था। इसमें किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किस वफादार सेनापति ने युद्ध किया था? तो यह किया था मीर बदनाद ने।
मीर मदान और मोहनलाल अंतिम समय तक नवाब की वीरता के लिए लड़ते रहे थे। किस इतिहासकार ने 1765 से 72 के बंगाल के शासन को डाकुओं का राज्य कहा था? ये नेट हिस्ट्री 2016 में प्रश्न पूछा है के.एम. पणिक्कर ने। यानी 1765 से 1772 तक बंगाल में जो शासन था उसको डाकुओं का राज्य कहा था के.एम. पणिक्कर ने। यह द्वैध शासन का काल था जिसमें कंपनी के अधिकार तो लिए पर जिम्मेदारी नहीं ली गई थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत राज्य कौन सा था? यानी अधीनस्थ पृथक्खंड संधि के तहत आरएस परी 2013 में प्रश्न पूछा गया, ये करौली था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत राज्य था करौली। नवंबर 1817 में करौली ने सबसे पहले विस्तृत संधि की थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 किस गवर्नर जनरल के काल में बिछाई गई थी? तो डलहौजी के काल में। बोरी बंदर से थाने के बीच पहली रेल चली जिसका मुख्य उद्देश्य कच्चे माल का परिवहन था। भू राजस्व की जारीदारी प्रथा यानी ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने। इसमें सबसे पहले ऊंची बोली पर लगाने वाले राजस्व वसूली का अधिकार दिया जाता था। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आर.सी. दत्त है। तो रमेश चंद्र दत्त ने इस पुस्तक में ब्रिटिश आर्थिक शोषण का विस्तृत विश्लेषण किया था। याद रखना भी, थोड़ा ये कंफ्यूज मत हो जाना। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी मत कर देना। आर.सी. दत्त है। ये कौन है? आर.सी. दत्त। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ब्रिटिश काल में ददनी प्रथा क्या थी? तो ये कारीगरों को दी जाने वाली अग्रिम धनराशि थी। एडवांस में जो मजदूरों को पेमेंट मिलता था उसको ददनी प्रथा कहते थे। अंग्रेज व्यापारी कारीगरों को अग्रिम पैसा देकर कम कीमत पर माल तैयार करने के लिए बाध्य करते थे। व्यापार का अधिकार का दुरुपयोग किस युद्ध का मुख्य कारण बना था? प्लासी का युद्ध। तो कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार के लिए दस्तक का प्रयोग कर रहे थे जिससे बंगाल के राजस्व को हानि हो रही थी। डलहौजी द्वारा विलीन किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले सतारा को, फिर संबलपुर, झांसी और नागपुर को। सतारा, संबलपुर, झांसी और नागपुर। सतारा 1848 में, संबलपुर 1849 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेनसीटार्ट था। कौन था? वेनसीटार्ट था। बक्सर का युद्ध 1764 के दौरान वेनसीटार्ट गवर्नर था। कलायू 1765 में दोबारा आया था। सहायक संधि स्वीकार करने के बाद मैसूर का शासक किसे बनाया गया था? तो कृष्णराज वाडियार तृतीय को बनाया गया था। सहायक संधि स्वीकार करने के बाद मैसूर का शासक बनाया गया था मैसूर का कृष्णराज वाडियार तृतीय। चतुर्थांगल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद वाडियार वंश के बालक को गद्दी पर बैठाया गया था। स्थायी बंदोबस्त का विचार मूल रूप से किसके द्वारा किया गया था? तो यह फिलिप फ्रांसिस के द्वारा किया गया था। स्थायी बंदोबस्त का विचार मूल रूप से फिलिप फ्रांसिस के द्वारा। विचार फिलिप फ्रांसिस का था लेकिन इसे अंतिम रूप से जॉन शोर और कॉर्नवालिस ने दिया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अकाल संहिता का निर्माण किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? स्ट्रेची आयोग। 1880 में स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग बना था। धन निष्कासन के विरोध में स्वदेशी का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वदेशी और स्वराज शब्दों का प्रयोग किया था। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब से कौन से 2 जिले छीनकर मुगल सम्राट को दिए गए थे? इलाहाबाद और कड़ा। 1765 की संधि के तहत ये जिले सम्राट शाह आलम द्वितीय को मिले थे। तो इस प्रकार मित्रों आज का ये पार्ट हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न रह गए हैं वो सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। प्लीज़ मित्रों आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।